नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से, और अभी एमका को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। दरअसल अभी तक एमका के जितने भी इमेज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे थे उनमें से मैक्सिमम फैन मेड इमेज थे, और कुछ इमेजेस जो कि एरो इंडिया शो के दौरान लिए गए थे वो सही एमका की ओरिजिनल डिजाइन था। लेकिन वक्त के साथ साथ एमका की जो डिजाइन था उसमें इंप्रूवमेंट भी किए जा रहे थे, क्योंकि एरो इंडिया शो के दौरान जो डिजाइन डिस्प्ले किया गया था वो भी एमका की फाइनल डिजाइन नहीं था, और बताया गया था कि आगे चल के इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जिस पर अभी रिसर्च किया जा रहा था। और अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि एमका के लिए अभी फाइनली मेटल कटिंग को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि 2024 के एंड तक एमका की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को तैयार किया जाएगा। और इसी अवसर पर पहली बार एडीए की तरफ से एमका की प्रोटोटाइप के लिए जो कन्फिगरेशन तैयार किया गया था उसकी कुछ इमेजेस को शेयर किया गया। इस डिजाइन में सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है वो ये कि एमका की मार्क 1 कन्फिगरेशन में जो मॉडल को डिस्प्ले किया गया था इसमें इसकी कैनोपी फ्रंट सेक्शन से ओपन करता हुआ दिखाया गया, यानी कि ओवरऑल एमका की जो कैनोपी सेक्शन की ओपनिंग होने वाली है वो फ्रंट से ही ओपन होने वाला है। और इसको कुछ लोग F-35 के साथ भी सिमिलर बता रहे हैं, क्योंकि उसमें भी सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया आता है। अब F-35 में फ्रंट ओपनिंग कैनोपी का इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसको मेनली शॉर्ट टेक ओवर वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था, तो इस वजह से इसकी कैनोपी के ठीक पीछे एक लिफ्ट फैन मौजूद रहता है, तो वहां पर जो कन्वेंशनल साइड वाले या रियर ओपनिंग वाले कैनोपी सेक्शन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब एमका की बात करें तो फिलहाल एमका की नेवल वर्जन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, और ना ही एमका को वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए डिजाइन करने की बात अभी तक सामने आए। लेकिन फिर भी अभी इसके डिजाइन को F-35 की तरह ही बनाया जा रहा है, और चाइना की तरफ से भी अपनी कैरियर बेस्ड J-11 की मॉडिफाइड वर्जन जिसको J-35 कहा जाता है उसमें भी सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फ्रंट ओपनिंग वाले कैनोपी सेक्शन में एक दिक्कत ये कि इनमें जो रियर विजिबिलिटी होता है उसमें थोड़े इश्यूज सामने आ सकते हैं। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही रुस्तम 2 ड्रोन की तरफ से अपनी लगभग सभी ट्रायल को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी प्री प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है, और धीरे धीरे इसको आर्मी में और एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान भी किया गया। इसी बीच एचएएल के चेयरमैन आर माधवन ने मीडिया को बताया कि एचएएल की तरफ से भी रुस्तम 2 ड्रोन की कुछ प्री प्रोडक्शन यूनिट को भी बनाना शुरू कर दिया गया, जिसको आगे चल के वो आर्मी को हैंडओवर करने वाले हैं। और ऐसे अभी टोटल 6 ड्रोन को बनाया जाएगा, जिनको आर्मी की तरफ से आगे चल के इवैल्यूएट किया जाएगा, और इवैल्यूएशन के दौरान इनकी एयरफ्रेम में और बेसिक स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ने पर कुछ चेंजेस को भी किया जा सकता है। अब मेनली इन ड्रोन में जो इशू होने वाली है वो इनकी वेट को लेके था, और अभी जो रुस्तम 2 की एयरफ्रेम है उसको कुछ 100 kg तक ओवरवेट बताया जा रहा है, जिसे इन प्री प्रोडक्शन यूनिट के दौरान टेस्ट करने के बाद कम करने की कोशिश की जाएगी, और जो प्रोडक्शन वेरिएंट बनाए जाएंगे तब तक इसको आइडल रेट पर लाने की कोशिश की जाएगी। और अभी रुस्तम 2 ड्रोन की तरफ से लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 18 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसे कम से कम 30,000 फीट की ऊंचाई में मिशन स्पेसिफिक लोडआउट के साथ उड़ान भरना पड़ सकता है, जो कि एचएएल को पूरी तरीके से उम्मीद है कि वो कर सकते हैं। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से, और अभी वेडनेसडे को ही एचएएल की तरफ से हनीवेल के साथ एक एमओयू को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन के आसपास की बताई गई थी। इसके अंदर एचएएल को हनीवेल की तरफ से TPE-331 12B सीरीज की इंजन की किट को और स्पेयर पार्ट को सप्लाई किया जाएगा। अभी एचएएल की तरफ से जिन STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया, ये इंजन उसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अभी आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में से 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया गया। TPE-331 12B सीरीज के इंजन की बात करें तो इनको वाइडली STD-40 कैटेगरी की ट्रेनर एयरक्राफ्ट और लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंजन काफी रिलायबल है, और इनको एचएएल की तरफ से 2014 से इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज तक इसमें कोई भी डिफेक्ट वगैरह पाया नहीं गया था। अभी इस एमओयू के साइन करने के बाद हनीवेल की तरफ से इन इंजन की सभी जरूरी स्पेयर पार्ट को एचएएल को सप्लाई करने का वादा किया गया, और एचएएल खुद इन इंजन्स को आगे चल के मेंटेनेंस और सर्विस कर सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि आगे चल के
जब इंडियन एयरफोर्स में STD-40 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा, जो कि कम से कम 70 के आसपास, और उसके बाद एडिशनल 38 एयरक्राफ्ट को भी ऑप्शनली इंडक्ट करने का प्लान रखा गया है। तो आगे चल के इनको रेगुलर बेसिस पर सर्विस और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको एकदम से अगर हम हनीवेल से कराने के लिए जाएंगे तो ये एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और साथ ही हमें काफी कॉस्टली भी पड़ने वाला है। लेकिन अगर HAL खुद इन इंजन की मेंटेनेंस कर पाएगा तो इनको भारत में ही सभी जरूरी सर्विस और मेंटेनेंस को किया जा सकेगा, जो कि ओवरऑल सर्विस अवेलेबिलिटी को बेहतर करने के साथ साथ हमें काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाला है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सभी को पता होगा कि अगले महीने 15 तारीख को इंडियन नेवी में ऑफिशियली INS विक्रांत को शामिल करने का प्लान किया गया, और इसी बीच इसकी अलग अलग सी ट्रायल को भी कंडक्ट किया जा रहा था, जिसमें से इसकी एक एक करके सभी ट्रायल को भी पूरी तरीके से किया जा चुका है। इसके बाद अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से इसे नेवी को हैंडओवर करने का फैसला किया गया, क्योंकि ट्रायल पीरियड के दौरान भले ही इनको नेवी की निगरानी में टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इनको नेवी को हैंडओवर नहीं किया गया था। और इस दौरान अगर शिप में कुछ गड़बड़ी या खामियां निकल के सामने आती है तो इनको ठीक करना कोचिन शिपयार्ड की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिलहाल सभी ट्रायल को पूरा करने के बाद अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से INS विक्रांत को आज नेवी को हैंडओवर कर दिया गया। इसे आने वाले 15 तारीख को ऑफिशियली इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा, जो कि अपनी प्रीवियस वेसल यानी कि ओल्ड INS विक्रांत के नाम को आगे बढ़ाने वाला है, जिसने 1971 में एक हिस्टोरिक मिशन को अंजाम दिया था। फर्क इतना है कि वो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, जबकि ये वाला INS विक्रांत हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसमें लगभग 76% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अभी लगभग 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाने वाला है, जो कि फिलहाल के लिए हमारी MiG-29 के फाइटर जेट होने वाले हैं, और साथ ही इसमें K-31 हेलीकॉप्टर, MS-60R हेलीकॉप्टर, हमारी इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की नेवल वर्जन को भी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा। पहले से ही नेवी के पास एडिशनल MiG-29 के फाइटर जेट मौजूद है, जिनको अभी शोर बेस्ड फैसिलिटी में डिप्लॉय करके रखा गया है, जिनको तुरंत ही अभी कैरियर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले ही कैरियर से MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा सकता है या नहीं, इसकी ट्रायल को किया जा रहा था, जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट की एक एयरफ्रेम मॉडल को डेक पर देखा गया था। उसको लेके कुछ लोगों ने अजीबोगरीब वीडियो बना दिए थे, लेकिन असल में वो MiG-29 के फाइटर जेट का एक वायरफ्रेम मॉडल था, जिसको स्पेशली MiG-29 के डायमेंशन को और INS विक्रांत में इसकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जा रहा था कि ये किस तरीके से INS विक्रांत के लिफ्ट में फिट होता है या नहीं होता है, इसको INS विक्रांत की हैंगर में ले जाने के लिए या लिफ्ट से इसको ऊपर लाने में कोई दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है। इन्हीं सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए इसके एक वायरफ्रेम मॉडल को बनाया गया था, जिसको INS विक्रांत के डेक पर देखा गया था, और ये शायद INS विक्रांत का आखिरी ट्रायल होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।